आज हम क्लास में बात करने वाले हैं यहाँ पे राजस्थान करंट अफेयर। ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले। यहाँ पे भी हम देखने वाले हैं साप्ताहिक सूचक की प्रश्नोत्तरी। मैं बता दूं कि हम यहाँ रोज जो है शॉर्ट्स के रूप में डेली 5 क्वेश्चन देखते हैं। सूचक जो प्रश्नोत्तरी में जो सूचक जो पत्रिका आती है डेली की, उसके अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं। उनको हम शॉर्ट्स के रूप में डेली क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद में जब सप्ताह खत्म होता है, संडे वाले दिन आता है, तो संडे वाले दिन हम उन प्रश्नों का सविस्तार विस्तृत रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले मुख्य रूप से अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना क्या है, प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना क्या है, खेत बचाओ अभियान क्या है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, ये चीजें हम यहाँ इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हम यहाँ पे आरपीएस जो एग्जाम है, आरएसएसबी एग्जाम है, टीचर्स हैं, वीडियो है, पटवार है, लेबर असिस्टेंट है, आदि जो राजस्थान से संबंधित जो एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर हम इस क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा का पूर्ण रूप क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आयुष्मान भारत हेल्थ एसोसिएशन, आयुष्मान भारत आरोग्य खाता, एडवांस भारत हेल्थ असिस्टेंट। तो आभा का ABHA, आभा का जो पूरा नाम है वो है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बात करें आभा का पूर्ण रूप आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, राजस्थान आभा आईडी बनाने में देश में दूसरे स्थान पर है, सेकंड रैंक पे है। और आभा जो आईडी होती है वो 14 नंबर की एक यूनिक आईडी होती है। ठीक है, वो हेल्थ आईडी होती है, उसमें 14 अंक होते हैं। जैसे हमारे आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं ना, उसी प्रकार आभा आईडी के अंदर 14 अंक होते हैं। बात करें राजस्थान में 7.19 करोड़ आभा आईडी बनाने के साथ दूसरे स्थान पर है। और भारत की बात करें तो 90 करोड़ आभा खाते हैं भारत में 2026 के अंदर। ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, पीएम स्वनिधि योजना की अवधि इसके सकारात्मक प्रभाव और सफलता को देखते हुए कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? मार्च 2027, दिसंबर 2028, मार्च 2030, दिसंबर 2032। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 2030 तक पीएम स्वनिधि योजना है। ठीक है, जो कि कोरोना काल के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनके लिए चलाई गई थी, और अभी वर्तमान में मार्च 2030 तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। बात करें पीएम स्वनिधि योजना, तो आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से शुरू किया गया था। ठीक है, इन दोनों के संयुक्त सहयोग से शुरू की गई थी। बात करें स्वनिधि जो योजना थी पहली, वो जून 2020 में कोरोना काल के समय में चली। बात करें 2.0 की शुरुआत 9 सितंबर 2025 को की गई। इसका विस्तार है वर्तमान में योजना को मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य है 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडरों को लाभ पहुंचाना है। और जो लाभार्थी होंगे वो होंगे शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो रेडी पटरी विक्रेता होते हैं। ठीक है, उनके लिए यह योजना चलाई गई है। बात करें प्रमुख विशेषताओं की, तो इसमें बिना गारंटी के ऋण दिया जाता है। ठीक में 15,000 का, 25,000 का और 50,000 का 3 चरणों में दिया जाता है। बात करें पीएम स्वनिधि योजना के तहत अधिकतम मैक्सिमम जो ऋण है वो कितना दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 50,000 का अधिकतम। और बात करें पहले चरण में 15,000 रुपए स्ट्रीट वेंडर्स को प्रदान किए जाते हैं। 15,000 जब चुका दिए जाते हैं तब 25,000 का लोन दिया जाता है दूसरे चरण में। और दूसरे चरण में 25,000 रुपए भी मतलब समय सीमा के अंदर भुगतान कर दिया जाता है, तो उसके बाद में 50,000 रुपए का ऋण दिया जाता है, वो भी बिना गारंटी के ऋण दिया जाता है। उसके बाद बात करें प्रत्येक ऋण श्रेणी पर केंद्र सरकार द्वारा 7% तक ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। क्योंकि 7% ब्याज लगता है ना, तो ये बिना गारंटी के ऋण है एक तो, और ब्याज का जो अनुदान है वो 7% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। और इसी के अंदर यूपीआई लिंक रुपए क्रेडिट कार्ड है, मतलब लॉन्च किया गया है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना यूपीआई लिंक रुपए क्रेडिट कार्ड।
तो उसमें 30,000 रुपए तक की सीमा निर्धारित की गई है। 30,000 रुपए तक उसमें खर्च किया जा सकता है। उसके बाद में हम बात करें डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन के लिए 1600 रुपए तक का कैशबैक दिया जाता है। 1200 रुपए तक कैशबैक, 2,000 से अधिक के लेन देन पर अधिक 400 का कैशबैक प्रदान किया जाता है। जब 2,000 रुपए प्लस का जब लेन देन करते हैं डिजिटल रूप से, तो 1,200 रुपए तक का कैशबैक मिलता है और उसके बाद में अतिरिक्त 400 रुपए और कैशबैक मिलता है। इस प्रकार पूरा 1,600 रुपए का कैशबैक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1,600 रुपए तक का कैशबैक दिया जाता है। उसके बाद हम बात करें स्वनिधि से समृद्धि। 8 केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना शामिल योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक योजना के तहत पंजीकृत पीएम श्रम योगी मानधन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जननी सुरक्षा योजना और पीएम मातृत्व वंदना योजना। तो इन जो स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो उनको इन योजनाओं से भी जोड़ा गया है। प्रशिक्षण दिया जाता है। वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और खाद्य सुरक्षा स्वच्छता बढ़ाने के तहत इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो सिडबी है वो इसका क्रियान्वयन करती है। इसके अंदर जो लोन देने का जो कार्य होता है वो सिडबी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, डिटेल से हमने बात कर ली है। इसमें जो भी बातें थी, कब शुरू की गई थी, कब यह विस्तार किया गया है, कितने इसके अंदर रुपए दिए जाते हैं, कितने तक का कैशबैक मिलता है, जो क्रेडिट कार्ड होता है उसकी क्या सीमा है। ठीक है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे देख ली हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के कितने प्रशासनिक विभागों को राजकाज के एकीकृत डिजिटल मंच से जोड़ा जा चुका है? 33, 50, 71, 100। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 71। बात करें राजकाज क्या है, तो राजकाज एक पोर्टल है, ठीक है, जो कि राजस्थान सरकार का एक एकीकृत, मतलब सभी जो विभाग है उनको एक जगह पर लाने के लिए एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है। या प्लेटफॉर्म की बात करें, ई ऑफिस प्लेटफॉर्म है। इसे सरकारी कार्यालयों की प्रणाली को पूरी तरह पेपरलेस यानी कि कागज मुक्त, पारदर्शी, स्वचालित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके जरिए 50 लाख से अधिक ई फाइलें तथा 71 से ज्यादा विभाग आपस में जुड़े हुए हैं। राजकाज पोर्टल की बात करें तो यह राजस्थान का एक एकीकृत ई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें जो हमारे 71 से अधिक जो विभाग है वो उन पे दर्ज हैं। ठीक है, वहाँ पे ई फाइलिंग का कार्य किया जाता है। जैसे किसी फाइल को अप्रूवल देना है तो वो ऑनलाइन अप्रूवल दिया जा सकता है। इससे समय की बचत होगी, ठीक है, और रुपए की भी बचत होगी, आने जाने की जो कॉस्ट लगती है वो भी बचत होगी। ठीक है, और एक ही जगह पर सारी जो भी मतलब फाइल से संबंधित कार्य, अप्रूवल से संबंधित जो कार्य होते हैं, अन्य अन्य अलग अलग विभागों में भागने का कार्य नहीं होता है। मतलब एक विभाग से दूसरे विभाग में जाकर उसको अप्रूवल कराना होता है किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी कार्य को, तो वो नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे राजकाज पोर्टल है, वहाँ पे आप उस प्रोजेक्ट को या उस फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जो जिस भी विभाग से संबंधित है उस विभाग में वह पहुंचेगी। वहाँ पर अधिकारी उसको चेक करेंगे, ठीक है, उसको जांच करेंगे, उसके बाद में उसके ऊपर जो भी साइनिंग का होता है, पास करने का जो भी कार्य होता है वो कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार राजकाज पोर्टल कार्य करता है। ठीक है, कागज मुक्त कार्य है, समय की बचत है। ठीक है, अलग अलग विभागों में जाने की जरूरत नहीं होती है, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे कार्य प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा राजकाज पोर्टल। आगे बात करें, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें कृषि उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक 1.01 लाख है, जिसे हाल ही में दिन में 2 ब्लॉक विद्युत आपूर्ति से जोड़ा गया है? टोंक, जयपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में जो कृषि उपभोक्ता है उनकी सर्वाधिक संख्या है। ठीक है, और इसी के साथ में ही जोड़ते ही 26 जिले जो हैं उनको 2 ब्लॉक बिजली किसानों को प्रदान हो रही है। इससे पहले 24 जिले थे, उसके बाद में टोंक और चित्तौड़ को जोड़ दिया गया है, जिसके बाद में इनकी संख्या 26 हो गई है। ठीक है, तो वर्तमान में 26 जो जिले हैं उनको 2 ब्लॉक विद्युत आपूर्ति मिल रही है कृषि किसानों को। डिटेल की बात करें तो चित्तौड़गढ़ और टोंक जिलों को शामिल करने के बाद अब राजस्थान में कुल 26 जिलों में किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में 2 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति सुलभ हो रही है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, 26 जो जिले हैं उनमें वर्तमान में किसान जो हैं उनको 2 ब्लॉक बिजली आपूर्ति हो रही है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, देश भर में चलाए जा रहे खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों के कर्ज पूरी तरह माफ करना, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम कर वैज्ञानिक तरीके से जैविक खेती की ओर लौटना, कृषि भूमि का शहरीकरण होने से रोकना, किसानों को मुफ्त कृषि उपकरण बांटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना और वैज्ञानिक तरीके से जैविक खेती की ओर लौटना। बात करें खेत बचाओ अभियान 2026, इसकी जो अवधि रहने वाली है वो रहने वाली 1 जून से 30 जून तक यह चलने वाला है, 1 माह तक। इसका उद्देश्य होने वाला है कि किसान है उनको रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करना, डीएपी यूरिया जो खाद हम गेरते हैं खेतों के अंदर उसके ऊपर जो निर्भरता है किसानों की उसको कम करना, जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, जिसमें हम जो जैविक खाद है उसका प्रयोग करते हैं और उसके प्रयोग से हम खेती करें उसको बढ़ावा देना है। बात करें निर्देश की, तो इसमें निर्देश कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया गया है, या हम बात करें कृषि एवं किसान कल्याण जो मंत्रालय उसके द्वारा शुरू किया गया है। अब राज्य में स्तरीय नोडल जो एजेंसी है वो रहने वाली है ATARI अटारी, जो कि काजरी का जो कैंपस है जोधपुर के अंदर उसके अंदर एक अटारी संस्था है वो, और उसके बाद में एक समिति जो कि आत्मा संस्था है दुर्गापुरा जयपुर, इन दो के द्वारा यह नोडल एजेंसी बनाई गई है खेत बचाओ अभियान के तहत राज्य के अंदर। और जिला स्तर पर नोडल एजेंसी कौन होगा? तो कृषि विज्ञान जो केंद्र है एवं संयुक्त निदेशक कृषि जिला परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, और संयुक्त निदेशक कृषि जिला परिषद के। ठीक है, और इस पे प्रमुख जो फोकस रहेगा वो होगा जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत जैसी प्राकृतिक खेती की विधियों का प्रचार प्रसार करना। विशेष जागरूकता अभियान की बात करें, डीएपी का अधिक उपयोग करने वाले 10 जिलों में संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना है। अधिक डीएपी उपयोग करने वाले जिले हैं श्री गंगानगर, अलवर, बारां, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, हनुमानगढ़, जोधपुर, कोटा और नागौर। विशेष रूप से इन जिलों के अंदर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई गई है और इसी के तहत इन जिलों के ऊपर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो ये था हमारा खेत बचाओ अभियान जो 1 जून से 30 जून तक चलने वाला है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, मादक पदार्थों ड्रग्स के तस्करों पर इस विशेष कानून के तहत सख्त कार्रवाई और अवैध संपत्ति जब्त की जाती है। मकोका, यूएपीए, पीआईटी, एनडीपीएस और रासुका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत। बात करें पीआईटी एनडीपीएस एक्ट क्या है, तो पीआईटी एनडीपीएस एक्ट प्रिवेंट्स ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंस एक्ट 1988। तो यह एक्ट कब का है? 1998 का एक्ट है। भारत में नशा तस्करी को रोकने के लिए बनाया गया एक अत्यंत सख्त निवारक निरोधक कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य है हार्डकोर नशा, जो हार्डकोर मतलब शरीर के लिए जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है, जानलेवा होते हैं, नशा तस्करों और बार बार इस अपराध में शामिल होने वाले अपराधियों पर नकेल कसना है। इस कानून की मुख्य विशेषताएं है कि बिना मुकदमे के इस पे गिरफ्तारी हो सकती है, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, ठीक है, और बिना मुकदमे के इसमें गिरफ्तारी कर सकते हैं। जमानत का प्रावधान नहीं है। एनडीपीएस एक्ट में कोई भी जमानत आसानी से जमानत नहीं मिलती है। लंबी नजरबंदी होती है। इस कानून के तहत आरोपी को बिना जमानत के 1 से लेकर 2 साल तक हिरासत में नजरबंद रखा जा सकता है। और सलाहकार बोर्ड की समीक्षा, इसके अंदर क्या होता है कि जो निर्दोष व्यक्ति होता है, ठीक है, उसका शोषण न हो इसके लिए एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाता है और उस बोर्ड के द्वारा यह समीक्षा की जाती है कि जो मतलब दोषी है उसने कानूनी नियमों के तहत उल्लंघन किया है या फिर अधिकारियों ने उसे कानूनी नियमों के तहत गिरफ्तार किया है या नहीं। ठीक है, कि उसने मतलब कानून के तहत उन्हें उल्लंघन किया हो या तस्करी की हो या फिर अधिकारियों ने ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया है, तो उसके तहत एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाता है और वो उसकी समीक्षा करता है। ठीक है, यह था हमारा पीआईटी एनडीपीएस एक्ट जो कि 1988 का एक्ट है। ठीक है, उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत स्वच्छ, हरित एवं टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए
राजस्थान में कुल कितनी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना है? 500, 1000, 1500, 1150। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1150। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना। राजस्थान के 8 शहरों में 1150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। योजना की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। वर्तमान में जो मुख्य सचिव है वो है वी श्रीनिवास। इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो, चार्जिंग स्टेशन और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया गया है। जिलावार आवंटित ई बसों की बात करें तो जयपुर जिले में 450 बसें, जोधपुर में 125, बीकानेर में 125, अजमेर में 100, अलवर में 100, कोटा में 100, उदयपुर में 50, सीकर में 50, भीलवाड़ा में 50। तो सर्वाधिक जो बसें हैं वो जयपुर जिले को दी गई हैं, 450 बसें। ठीक है, सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बसें कहाँ पे चलेंगे? जयपुर की तरफ। तो ये थी प्रधानमंत्री बस सेवा योजना, और इसी के तहत हमारे राज्य के जो 8 शहर हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कौन सा पर्व बनाया जा रहा है जिसके तहत 1000 दिनों के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है? सोमनाथ गौरव पर्व है, सोमनाथ सांस्कृतिक महापर्व है, सोमनाथ अमृत पर्व है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है। बात करें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की, तो भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव का एक ऐतिहासिक और राष्ट्रीय स्मरणोत्सव है। यह पर्व 2 प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाता है। एक पहला तो है 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के द्वारा जब सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले किया गया था, तो उसकी 1000वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है। ठीक है। दूसरी घटना की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद 1951 में जो सोमनाथ मंदिर है उसका पुनर्निर्मित किया गया, और प्राण प्रतिष्ठा के वर्तमान में 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं सोमनाथ मंदिर के संबंध में। उद्देश्य की बात करें तो इसे विनाश की नहीं बल्कि भारत की अटूट आस्था, लचीलेपन और सांस्कृतिक उत्थान के प्रतीक के रूप में मनाया जा रहा है। यह पर्व नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ने का एक सशक्त मंच है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भव्य आयोजनों में भाग लिया। यहाँ पे जो भी आयोजन किए गए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत, उनमें जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने भाग लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बुजुर्गों के गरिमापूर्ण जीवन को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अस्पतालों में वृद्धजन मरीजों की समुचित देखभाल हेतु कौन से विशेष वार्ड स्थापित किए गए हैं? संबल वार्ड, वात्सल्य वार्ड, रामाश्रय वार्ड, आश्रय वार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामाश्रय वार्ड। बात करें रामाश्रय वार्ड, तो 14 मार्च 2024 से शुरू किए गए। जिला अस्पतालों के बाद मेडिकल कॉलेजों में भी रामाश्रय वार्ड शुरू करने की तैयारी की गई थी और तैयार किए गए हैं वर्तमान में। ठीक है, अस्पतालों में तो है ही है, और जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी रामाश्रय वार्ड स्थापित किए गए हैं। जयपुर के प्रतापगढ़ नगर स्थित रिम्स राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में रामाश्रय वार्ड की शुरुआत की गई। लाभार्थी वर्ग बात करें तो रामाश्रय वार्ड के लिए जो लाभार्थी होते हैं वो होते हैं 60 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को इस वार्ड का लाभ मिलता है। और बात करें वार्ड की विशेषता क्या होती है कि एक वार्ड के अंदर 10 बेड का आधुनिक वार्ड स्थापित होता है, और उसमें 5 बेड पुरुषों के लिए होते हैं और 5 बेड महिला मरीजों के लिए होते हैं, और हर बेड के बीच पर्दे लगाए जाते हैं तथा आपात स्थिति के लिए नर्सिंग अलार्म सिस्टम भी उपलब्ध होता है हर बेड के पास में। ठीक है, इमरजेंसी हो तो वहां पे अलार्म बजा सकते हैं, जिससे वहां पे नर्स या डॉक्टर मरीज को देखने के लिए आ सकते हैं। प्रदेश के प्रत्येक जिले के जिला अस्पताल में एक जीरियाट्रिक वार्ड और जीरियाट्रिक मशीन शुरू करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो रामाश्रय वार्ड हर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में है, और इसमें 60 वर्ष से जो अधिक आयु के वर्जन और जिन्हें गंभीर बीमारी होती है उन मरीजों को इसमें रखा जाता है। कुल 10 बेड होते हैं, जिसमें से 5 बेड पुरुषों के लिए होते हैं, 5 महिलाओं के लिए होते हैं। ठीक है, और हर बेड के पास में एक नर्सिंग अलार्म सिस्टम भी होता है आपातकालीन। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि में जल संरक्षण कार्यों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा अभिनव अभियान शुरू किया गया है? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान,
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, कैच द रन अभियान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो कि 25 मई से 5 जून तक चला। ठीक है, बात करें क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान की, तो इसकी शुरुआत 15 जनवरी 2025 जयपुर के सांगानेर क्षेत्र से की गई थी। इसका उद्देश्य है प्रवासी राजस्थानियों और प्रदेशवासियों की सक्रिय भागीदारी से जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के माध्यम से भूजल स्तर में गिरावट को रोकना। शुरू में राजस्थान के जो शामिल जिले थे वो सिरोही, पाली, जोधपुर, झुंझुनू और जयपुर भीलवाड़ा यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। अभियान की बात करें तो भूजल रिचार्ज और जल संरक्षण कार्यों में 15,000 प्लस संरचनाएं पूरी की गई हैं। ठीक है, जल संरक्षण के कार्य अगले 4 वर्षों में 41 जिलों की 11,195 ग्राम पंचायतों में भामाशाहों, प्रवासी राजस्थानियों, क्राउड फंडिंग एवं CSR फंडिंग के माध्यम से किए जाएंगे। उत्कर्ष जल संरक्षण कार्यों के लिए 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया। भीलवाड़ा एवं बाड़मेर को जल संरक्षण एवं जल संचयन में नवाचार, भूजल पुनर्भरण के प्रभावी प्रवासियों तथा जन सहभागिता आधारित मॉडल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिया गया। बात करें क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान 15 जनवरी 2025 को जयपुर में चला। ठीक है, और इसमें मतलब वर्तमान में सभी जिलों में कार्यरत है। इसके तहत 15,000 प्लस संरचनाएं पूरी की गई जल संरक्षण से संबंधित या भूजल रिचार्ज के तहत। और 4 वर्षों में जो 41 जिले हैं उनकी 11,194 जो ग्राम पंचायत है उनमें भामाशाहों के सहयोग से, प्रवासी जो राजस्थानी है उनके सहयोग से, और CSR जो फंडिंग प्राप्त होता है उससे उन जो जल संरक्षण की जो इकाइयां हैं उनका निर्माण करना है। और 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को तीसरा स्थान प्रदान किया गया जल संरक्षण के लिए, और जो भीलवाड़ा और बाड़मेर है उनको राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत पहला स्थान पूरे देश में मिला। और बात करें हम प्रवासी राजस्थानी दिवस की, तो वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान हेतु किन 2 स्थानों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया है? जोधपुर एवं कोटा, जयपुर एवं भरतपुर, अलवर एवं भिवाड़ी, उदयपुर एवं पाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलवर एवं भिवाड़ी। बात करें अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो यह एक उन्नत तकनीकी है जो किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि या मौसमी बदलावों के बारे में समय से पहले चेतावनी देती है। इसका मुख्य उद्देश्य खतरे से प्रभावित होने वाले लोगों को तैयारी करने का पर्याप्त समय देकर जान माल के नुकसान को कम करना। और राजस्थान के अलवर एवं भिवाड़ी 2 स्थानों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम शुभारंभ किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत सरकार द्वारा हाल ही में जून 2026 PM सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को कुल कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? 4, 5, 6, 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। बात करें राजस्थान को 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं रूफटॉप सोलर लगाने के लिए। कुल राष्ट्रीय पुरस्कार 6, और राजस्थान जो डिस्कॉम है जो बिजली से संबंधित है तो उसको 4 पुरस्कार दिए गए हैं। पहला पुरस्कार तो मिला है सर्वाधिक रूफटॉप सोलर आवेदन, दूसरा मिला है सर्वाधिक इंस्टॉलेशन, तीसरा मिला है सर्वाधिक निरीक्षण, चौथा मिला है सर्वाधिक वेंडर पंजीकरण में। उसके बाद हम बात करें पुरस्कार जो प्रदान किए गए हैं, महत्वपूर्ण बात है कि प्रदान जो किसने किए हैं, तो वो किए हैं केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने प्रदान किए हैं। और जो पुरस्कार जो हमारे राजस्थान की तरफ से डिस्कॉम की जो चेयरमैन है आरती डोगरा, तो ये नाम आपको याद रखना है, आरती डोगरा को दिया गया था वो पुरस्कार।
बात करें उसके बाद में, ये 4 पुरस्कार हो गए। ठीक है, उसके बाद में जयपुर जो जिला है, देश में 10 सर्वश्रेष्ठ जिलों में 7वां स्थान प्राप्त किया है। एक जयपुर जिले को मिला है पुरस्कार। ठीक है, यहाँ पे सम्मान जो ग्रहण किया वो किया महिमा साराभाई ने। उसके बाद में वेंडर श्रेणी के अंदर मिलन सौर ऊर्जा केंद्र को उत्तर भारत में सर्वाधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए द्वितीय पुरस्कार मिला। तो वेंडर श्रेणी में मिलन सौर ऊर्जा केंद्र। ठीक है, 4 तो मिले राजस्थान डिस्कॉम को, एक मिला जयपुर जो जिला है उसको, और एक मिला मिलन सौर केंद्र को। ठीक है, जो कि रूफटॉप सोलर के तहत है, मतलब रूफटॉप सोलर लगाने के लिए अग्रणी रहे, जिसके कारण इनको यह पुरस्कार दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान जयपुर में मुख्यमंत्री द्वारा किस विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? प्रकृति से प्रेरित प्रदर्शनी, हरियालो राजस्थान प्रदर्शनी, स्वच्छ एवं हरित प्रदेश प्रदर्शनी, जल ही जीवन प्रदर्शनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकृति से प्रेरित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। बात करें 5 जून 2026 को, तो विश्व पर्यावरण दिवस पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया और वहीं पे प्रकृति से प्रेरित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जालाना में विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जालाना में एक है विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में बरगद का पौधा रोपकर हरियाणा राजस्थान और एक पेड़ मां के अभियान नाम का शुभारंभ किया। उसके तहत हम बात करें, राज्य से बजट में 2026 और 27 में राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने हेतु हरियाणा और राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने एवं संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है 2026 और 2027 में। और मिशन जो हरियाणा और राजस्थान है उसके तहत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है और अब तक 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं और 2026 के अंदर 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। एक पेड़ मां के नाम अभियान में राजस्थान ने आवंटित लक्ष्य प्राप्ति में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है मिशन हरियाणा राजस्थान। इसके तहत 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे, अब तक 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, 2026 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, 2500 करोड़ रुपए की लागत वाली अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का संबंध राजस्थान के किस अंचल या जिले से है? मेवाड़ अंचल, उदयपुर, हाड़ौती अंचल, कोटा, मारवाड़ अंचल, जोधपुर, वागड़ अंचल, बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वागड़ अंचल बांसवाड़ा। बात करें अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना, तो यह बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। ठीक है, वागड़ क्षेत्र बात करें वागड़ अंचल, कुल लागत इसमें आने वाली है 2500 करोड़ रुपए की। इससे जो लाभान्वित विधानसभा जो क्षेत्र होंगे वो 3 होंगे, इसमें बांसवाड़ा, बागीदोरा और कुशलगढ़। लाभान्वित जो तहसीलें होंगी, ये तो है विधानसभा क्षेत्र में, एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1 या 2 तहसीलें हो सकती हैं, लेकिन जो तहसीलें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो 6 तहसीलें हैं, बांसवाड़ा, बागीदोरा, कुशलगढ़, सज्जनगढ़, आनंदपुरी और गागड़तलाई। लाभान्वित गांव 338, सिंचित कृषि भूमि 42,000 हेक्टेयर, सिंचाई प्रणाली लिफ्ट सिंचाई प्रणाली होगी और लाभान्वित जनसंख्या होगी 3.5 लाख। और प्रमुख निर्माण जो कार्य होंगे, इसमें मुख्य नहर की जो लंबाई होगी 102 किलोमीटर होगी, सुरंग एवं कंवर जो संरचनाएं होंगी वो 22.50 किलोमीटर की होंगी। आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से नहर का निर्माण किया जाएगा और इसके अंदर उसको नियंत्रण और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए जो स्काडा प्रणाली है उसका प्रयोग किया जाएगा। स्काडा जो प्रणाली है हमारे राजस्थान में जो बिशनपुर बांध है उसके अंदर भी स्काडा प्रणाली का प्रयोग किया गया है। अत्याधुनिक तकनीक है जिसके अंदर हम
वहाँ के जल संरक्षण को नियंत्रित और रियल टाइम मॉनिटरिंग, मतलब किस और कितना पानी जा रहा है, कितना पानी भेजना है, ये सारी जो जानकारियां हैं या इनको नियंत्रित करने का जो कार्य है वो स्काडा प्रणाली जो है उसके तहत किया जाता है। और बात करें यहाँ पर हाई लेवल कैनाल में, इसमें 230 नहरी संरचनाएं शामिल है। तो अपर हाई लेवल कैनाल जो परियोजना है वो बांसवाड़ा या वागड़ अंचल से संबंधित है, और इसके अंदर जो लागत आने वाली है वो आने वाली है 2500 करोड़ रुपए। ठीक है, आपको याद रखना है 2500 करोड़ रुपए। विधानसभा क्षेत्र 3 होंगे, तहसीलें 6 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, स्कूल शाला संवाद डिजिटल नवाचार राजस्थान सरकार के किस पोर्टल का एक विशेष सेंसन है? राज्य का पोर्टल, शाला दर्पण पोर्टल, जन सूचना पोर्टल, ई शाला दर्पण पोर्टल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाला दर्पण पोर्टल। इसके अंदर एक सेक्शन बनाया गया है स्कूल शाला संवाद। स्कूल शाला संवाद राजस्थान शिक्षा विभाग का शाला दर्पण पोर्टल शिक्षा के डिजिटीकरण के एक प्रमुख पहल है। इसके अंतर्गत जुड़ा स्कूल शाला संवाद अनुभाग कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए एक समग्र डिजिटल शिक्षण मंच है। स्कूल शाला संवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं, यहाँ पे व्यापक अध्ययन सामग्री है, इसमें एनसीईआरटी आरबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार ई कंटेंट, वीडियो लेक्चर, विस्तृत प्रश्न बैंक शामिल हैं। 1 से लेकर 12 कक्षा तक मिलते हैं। एनसीईआरटी हो, आरबीएसई पाठ्यक्रम हो, इसके तहत ई कंटेंट मिलता है, वीडियो लेक्चर मिलते हैं और प्रश्न बैंक मिलते हैं। दूरदर्शन सामग्री, शिक्षा दर्शन के तहत प्रसारित होने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों और ई पत्रिकाओं की डिजिटल पहुंच भी इसके अंदर शामिल की गई है। टॉक टू टीचर, इसके जरिए विद्यार्थी सीधे शिक्षकों से जुड़कर अपनी पढ़ाई संबंधी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो शाला दर्पण पोर्टल है, उसके अंदर एक अनुभाग बात करें या सेक्शन की, तो स्कूल शाला संवाद शुरू किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक की जो कक्षाएं हैं उनके जो पाठ्यक्रम है, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे आरबीएसई हो, उसके लिए ई कंटेंट, वीडियो लेक्चर, प्रश्न आदि मिलते हैं। ठीक है, और इसमें टॉक टू टीचर का फीचर भी मिलता है। किसी विद्यार्थी को समस्या है किसी प्रश्न को लेकर, तो अपनी समस्या टीचर के सामने रख सकता है और उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल शाला संवाद। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्य सरकार द्वारा चयनित 16 जिलों में मॉडल उद्यान किस नाम से विकसित किए जा रहे हैं? नमो उपवन, स्मृति उपवन, ऑक्सीजन या संजीवनी वाटिका। तो ऑप्शन सी, ऑक्सीजोन के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। राजस्थान के 16 जिलों में मॉडल उद्यान ऑक्सीजोन विकसित किए जा रहे हैं और चयनित जिलों में 11,000 पौधे लगाकर नमो चंदन वन स्थापित किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी तथा प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नमो वन विकसित किए जा रहे हैं। राजस्थान के 21 जिलों में गोवर्धन परियोजना के तहत बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। राजस्थान के 29 अमृत शहरों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं और जयपुर में वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया है। बात करें 16 जिलों के अंदर, तो ऑक्सीजोन नाम से मॉडल जो उद्यान है वर्तमान की आधुनिक तकनीकी से या अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस उद्यान बनाए जाएंगे, जिनका नाम होगा ऑक्सीजोन उद्यान। उसके बाद में हम बात करें, नमो चंदन वन विकसित किए जा रहे हैं 11,000 पौधे लगाकर। और जिला मुख्यालय की बात करें, जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी, और पंचायत मुख्यालय पर बात करें पंचायत समिति, तो वहां पर किए जाएंगे नमो वन विकसित किए जाएंगे। उसके बाद में हम बात करें 21 जिलों में, तो जो गोवर्धन योजना है उसके तहत बायोगैस संयंत्र लगाए जाएंगे और 29 जो अमृत शहर हैं उनमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे और जयपुर शहर में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा, जो कि वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान का पता लगाएगा। और जो अलवर और भिवाड़ी में लगाया जा रहा है अर्ली वार्निंग सिस्टम, वो बाढ़
वर्षा, मौसम आदि की जानकारी देगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित लखपति दीदी योजना में राज्य सरकार द्वारा ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। बात करें लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए प्रति माह से अधिक करना है। योजना की मुख्य विशेषताएं या लाभ की बात करें तो कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है इसमें महिलाओं को सिलाई, मशरूम उत्पादन, एलईडी बल्ब बनाने, ड्रोन संचालन जैसे विभिन्न जो कार्य हैं उनके लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आर्थिक सहायता और लोन, महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने या मौजूदा व्यापार को बढ़ाने के लिए महिलाओं को 1 से 1.5 लाख रुपए तक का ऋण या लोन दिया जाता है और महिलाओं के ऋण की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख की गई है और ब्याज जो दर है वो 2.5% से घटाकर 1.5% की गई है। ऋण की सीमा है वो तो 1 लाख से लेकर बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है और जो ऋण पर जो ब्याज दर लगती है वो 2.5% से घटाकर 1.5% कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसमें जो पात्रता जो एलिजिबल कौन होंगी तो स्वयं सहायता समूह है जिन्होंने आवेदन महिला का किसी ग्रामीण या शहरी सहायता समूह से जुड़ा होना अनिवार्य होना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी होनी महिला ही होनी चाहिए और आय का स्तर योजना के अंतर्गत उस महिला को लखपति दीदी माना जाता है जिसकी पारिवारिक आय कम से कम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष है। इसमें जो 1 लाख रुपए प्रति माह है जो कमाने लग जाती है स्वरोजगार के तहत, ठीक है, तो उन महिलाओं को लखपति दीदी कहा जाता है या माना जाता है। तो ये थी हमारी लखपति दीदी योजना। अगले क्वेश्चन की बात करें, पीएम कुसुम योजना की कंपोनेंट सी के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है कंपोनेंट सी में। और जो कंपोनेंट ए है उसके अंदर पहला स्थान है। बात करें प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसका प्रारंभ मार्च 2019 में किया गया था। मंत्रालय जो है वो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा। इसका जो पूरा नाम है कुसुम योजना का तो इसका नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम। उद्देश्य है सौर पंपों और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। इसका लक्ष्य है मार्च 2026 तक 3,480 मेगावाट की सौर ऊर्जा स्थापित करना। घटक ए की बात करें, कंपोनेंट ए की, तो इसमें क्या होता है 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक क्षमता के नवीकरणीय सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाती है। इसमें क्या होता है कि 500 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक नए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करें घटक बी की, तो उसमें 7.5 एचपी क्षमता के 14 लाख सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना करना है। और कंपोनेंट बी का जो है उसमें क्या होता है कि 7.5 एचपी तक के जो सौर पंप है वो लगाए जाते हैं। और घटक सी है ग्रिड से जुड़े 7.5 एचपी क्षमता तक के 35 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरीकरण करना है। कंपोनेंट ए में तो होता है 500 मेगावाट से 2 मेगावाट तक के नवीन सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं और जबकि घटक बी में जो 7.5 एचपी के सौर पंप है वो लगाए जाते हैं। और घटक सी की बात करें तो घटक सी के अंदर पंप जो लगे हैं, ठीक है, पंप जो लगे हैं उनका चौड़ीकरण करना है। ठीक है, तीनों अलग अलग घटक है, तीनों की अलग अलग बात है। पहले घटक में नवीन लगाए जाते हैं, दूसरे घटक में सौर पंप स्थापित किए जाते हैं और तीसरे घटक में
जो लगे पंप है उनका शहरीकरण किया जाता है। बात करें पंपों की, तो बात करें भारत में जो लक्ष्य रखा गया है उसमें भारत में कंपोनेंट बी के तहत तो 14 लाख सौर पंप लगाने हैं, और पंप जो है उनका शहरीकरण करना है 35 लाख, जो पंप लगे हुए हैं उनका शहरीकरण करना है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में घटक ए, बी और सी। घटक ए में तो 1000 मेगावाट, घटक बी के अंदर 25,680 पंप, और घटक सी में 4 लाख पंप। 1000 मेगावाट तक के नवीन सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हैं, लक्ष्य है राजस्थान का। और घटक बी के अंदर 25,668 पंप लगाने हैं, ठीक है। और घटक सी में जो लगे हुए पंप है 4 लाख पंप, उनका सौरीकरण करना है, ठीक है। बात करें वित्तीय सहायता पैटर्न की, आप जब सौर ऊर्जा संयंत्र लगाते हैं सरकार, तो उसमें केंद्र सरकार 30% सहायता देती है, राज्य सरकार 30 देती है, मतलब 60% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है, प्लस 40% तक किसान को दिए जाते हैं, और 40 में भी 30% तक का ऋण ले सकते हैं, और 10% किसान को कैश रूप में देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो 30-30-40 ये इसकी वित्तीय सहायता पैटर्न है। तो ये थी हमारी प्रधानमंत्री कुसुम योजना। अगले क्वेश्चन की बात करें, केंद्र की 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा कितने राशि दी जा रही है? 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 3,000 रुपए। बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, तो भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसके तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किस्तों या 3 समान किस्तों में, मतलब 2,000 रुपए प्रत्येक में सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को केंद्र के 6,000 के अलावा राज्य सरकार द्वारा 3,000 मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि भी दिए जाते हैं, जिससे उन्हें कुल 9,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता मिलती है। कुल वार्षिक सहायता की बात करें, केंद्र से 6,000 रुपए प्लस राज्य के 3,000 रुपए बराबर 9,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्तमान में राज्य के जो किसान हैं उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए और राज्य के द्वारा 3,000 रुपए, कुल 9,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, माँ बाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नवजात बालिकाओं को पोषण किट उपलब्ध करवाना, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा प्रदान करना, धात्री माताओं को आर्थिक संबल देना, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ब्याज मुक्त ऋण देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा प्रदान करना। बात करें माँ बाउचर योजना की, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की गर्भवती महिलाओं को राहत देने के लिए शुरू की गई एक बेहद महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको मुफ्त सोनोग्राफी की सुविधा प्रदान करना है, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य की नियमित जांच हो सके। क्यूआर कोड आधारित वाउचर, गर्भवती महिलाओं के मोबाइल पर एक एसएमएस क्यूआर कोड आधारित माँ वाउचर भेजा जाता है। इस वाउचर को देखकर महिलाएं सरकार द्वारा जो लिस्टेड किसी भी प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर या डायग्नोस्टिक से लैब में जाकर बिल्कुल मुफ्त में सोनोग्राफी करवा सकती हैं। इसका पूरा खर्च जो है वो सरकार उठाती है। विशेषता की मात्रा, निजी सेंटरों पर मुफ्त जांच, सरकारी के साथ साथ निजी केंद्रों पर भी फ्री सोनोग्राफी की सुविधा मिलती है। समय और पैसे की बचत होती है, महिलाओं को लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता और जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करना होता है। स्वास्थ्य सुरक्षा, समय पर सोनोग्राफी होने से गर्भ शिशु में किसी प्रकार की विकृति या समस्या का पता शुरुआती चरणों में ही पता लगाया जा सकता है, जिससे माता और शिशु के मृत्यु दर में कमी आती है। पात्र कौन होंगी? महिला और राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, और मुख्य रूप से उन गर्भवती महिलाओं के लिए है जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित जांच करवा रही हैं, मतलब सरकारी अस्पतालों में जो जांच करवा रही हैं, सरकारी अस्पतालों में जो जाती है उनको यह सुविधा दी जाती है। तो बात करें माँ बाउचर योजना, इसमें बाउचर मिलता है, उसके तहत आप किसी भी निजी और प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर, सोनोग्राफी जो सेंटर है वहाँ पे मुफ्त में सोनोग्राफी करवा सकती हैं और अपने शिशु गर्भस्थ जो शिशु है उसका पता लगा सकती हैं, ठीक है। और
इससे पैसे और समय की भी बचत होती है, लाइनों में नहीं लगना पड़ता महिलाओं को, ठीक है। तो ये थी हमारी माँ बहुचर योजना। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने जो पिछले सप्ताह में जो भी सूजशी प्रश्नोत्तरी के अंदर शॉर्ट के रूप में क्वेश्चन देखे, उनका विस्तृत अध्ययन किया है, ठीक है। सारी डिटेल देखी है, सारी जो भी योजनाएं हमने पढ़ी थी उनकी योजनाओं की विस्तार पूर्वक हमने व्याख्या की है। और हम यहाँ पे जो सप्ताह खत्म होता है उसके बाद में यह क्लास लेके आते हैं और विस्तृत पढ़ते हैं। तो क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। निरंतर करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए VH क्लासेज से। जय हिंद, जय भारत।